हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली हमारा क्लास होता है, लाइव क्लास सुबह 8 बजे। तो फ्रेंड्स, आज भी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। और हम लोगों ने कल पढ़ा था त्रिकोणमिति चैप्टर गणित का। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप विज्ञान की क्लासेस ले रहे थे और अध्याय 13 जो कि हमारा स्वास्थ्य है उसके बाद आपने पढ़ाया नहीं। आप प्लीज़ जो अध्याय 14 है ध्वनि, उसे आप पढ़ाइए। तो मैं आज आप लोगों को जो हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 14 जिसका नाम ध्वनि है, इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाना स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कविता लेकर के आया हूँ जिसके कवि हैं नरेंद्र वर्मा। तो नरेंद्र वर्मा ने अपनी कविता में कहा है कि राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतना भी नहीं कि तू पा न सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो ये थी कवि नरेंद्र वर्मा की कविता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 14 जिसका नाम है ध्वनि, साउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं ध्वनि के बारे में जानना। तो फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है ना। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, बहुत सारे प्रकार की हम ध्वनि सुनते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें हम सुनते रहते हैं ना, है ना। जैसे पशु पक्षियों की ध्वनि, पशु पक्षियों की ध्वनि अलग होती है। मशीन गाड़ियों की ध्वनि, इनकी ध्वनि अलग होती है। टीवी टेलीफोन की ध्वनि, इनकी ध्वनि अलग होती है, इनकी आवाज़ अलग होती है ना। कुछ ध्वनियाँ एक जैसी होती है, जैसे टेलीफोन और टेलीफोन की ध्वनि देखेंगे तो एक जैसी होगी, सेम टेलीफोन। टेलीविज़न की ध्वनि एक जैसी होगी, है ना। तो वही चीज़ बोला गया है कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम सुन नहीं पाते, है ना। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिसे हम सुन नहीं पाते। क्या होता है कि हम लोगों में एक श्रव्य क्षमता होती है, श्रव्य क्षमता से कम की ध्वनियों को हम नहीं सुन पाते। जो ध्वनि होती है हर चीज़ के मापन की एक इकाई होती है ना। तो ध्वनि को भी हर्ट्ज से मापा जाता है। तो क्या होता है कि हमारी जो श्रव्य क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम की अगर ध्वनि है तो वो हमें सुनाई नहीं देती, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। और जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो भी हमें सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ पशु पक्षी उसे सुन सकते हैं, है ना। कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिसे हम तो सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ पशु पक्षी उसे सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ पशु पक्षियों की क्षमता 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति को सुनने की होती है। तो कुछ पशु पक्षियों की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की आवृत्ति को सुनने की भी होती है, तो वे सुन लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। परंतु हम जिस ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वो उत्पन्न होता कैसे है ध्वनि, है ना। तो यही है यहाँ पर टॉपिक, ध्वनि का उत्पन्न होना। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है उसको देखते हैं। ध्वनि किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। अब कंपन क्या होता है? जब जैसे हम कोई वस्तु है उसको हम लोगों ने पीटा या दूसरे वस्तुओं से उसको टकरा दिया, तो उसके कण क्या होते हैं? उसके कण अव्यवस्थित होने लगते हैं ना। तो उसमें एक तरंग उत्पन्न हो जाता है, तो वही क्या होता है? कंपन कहलाता है। कंपन जब आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज करते होंगे स्टूडेंट्स, आप मोबाइल में ही तो देख रहे होंगे आखिर मेरा वीडियो, तो उसमें होता है ना कंपन होता है, आप देखिएगा, है ना।
तो उसी से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखिए बोल रहे हैं, आप बोलेंगे तो बोलते समय यहाँ पर गाल को, यहाँ पर जो गला है, गला में हाथ रख करके देखिएगा, यहाँ पर ये कंपन होते रहता है ना, तो अभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हमारे मुंह से ध्वनि उत्पन्न हो रही जब यहाँ पर कंपन हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वस्तु में कंपन से उत्पन्न होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों अर्थात वस्तुओं में कंपन से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। अलग अलग वस्तुओं में कंपन से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे लोहे में कंपन होता है तो लोहे की ध्वनि आपने सुनी होगी, है ना। जैसे कि वाद्य यंत्र होते हैं ना, तबला होता है, बजाने का बाजा होता है, उसमें भी आप देखिएगा कि अलग अलग में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग पदार्थ में कंपन से अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। और ध्वनि पदार्थ की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रत्यास्थता पर ध्वनि निर्भर करती है ना। अब सवाल यह है कि प्रत्यास्थता क्या होती है, तो चलिए देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है। तो देखिए प्रत्यास्थता के बारे में हमने पढ़ा कि जो वस्तु जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा उससे उतनी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, अब देखते हैं। प्रत्यास्थता जो होती है, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है ना। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु क्या करता है, अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको हम लोग प्रत्यास्थ कहते हैं। किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो निश्चित है उसके आकार या आकृति में परिवर्तन होगा, है ना। परंतु वो बल हटाने के बाद फिर अपनी पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, तो यही है कि प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिससे वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। और इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जब किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, तब प्रत्यास्थता के कारण उस परिवर्तन का विरोध करते हुए पुनः पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती है कोई वस्तु। ठीक है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो प्रत्यास्थता के कारण क्या करता है, उसका विरोध करता है, विरोध करके फिर से पुनः स्थिति अपने पूर्व की स्थिति में आने का प्रयास करता है ना। ठीक है, आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, हम क्या किए, एक हथौड़ा है हमारे पास, एक लोहा है, एक लकड़ी है। तो लोहे की चीज़ को हम मारेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रत्यास्थता ज़्यादा है, वो परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगा। और लकड़ी क्या है, लकड़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता कम है ना। तो दोनों में अलग अलग साउंड उत्पन्न होंगे, अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है और ये कहलाएगी प्रत्यास्थता। ठीक है, अब देखते हैं उसके आगे, जो पदार्थ जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, जो पदार्थ जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा वह उतनी ही शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगा। जैसे मैं बताया ना, लोहा को हम पीटेंगे हथौड़े से तो उसका बहुत कम ही परिवर्तन होगा, क्योंकि भाई उसमें प्रत्यास्थता ज़्यादा है, वो अपनी पूर्व स्थिति में तुरंत आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हमको, है ना। और उसी की जगह हम किसी रबड़ को हम मारें तो हमें प्रत्यक्ष दिखेगा कि वो उसका आकृति परिवर्तन हो रहा है और उसको आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब रबड़ की प्रत्यास्थता कम है और लोहे की प्रत्यास्थता ज़्यादा है। अब कम प्रत्यास्थता और ज़्यादा प्रत्यास्थता में ध्वनि का अंतर होता है। अब वो किस प्रकार होता है उसको उदाहरण सहित देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने बताया ही अभी आप लोगों को, धातु से बने पदार्थ रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, है ना। इसी कारण उन्हें मोड़ना या खींचना रबर की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होता है ना। कि हम क्या करते हैं, धातु को जैसे हम रबर को खींच देते हैं, मोड़ देते हैं, लेकिन धातु को नहीं कर पाते क्योंकि धातु में प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है, इसलिए विरोध करके फिर से पुनः स्थिति में आ जाता है। ठीक है, पदार्थ का यही गुण उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को प्रभावित करता है और इसी गुण के कारण, ये गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुण। इसी प्रत्यास्थता के गुण के कारण क्या होती है, ध्वनि प्रभावित होती है और अलग अलग ध्वनि अलग अलग पदार्थों से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या सिर्फ ध्वनि प्रत्यास्थता के ऊपर ही निर्भर करती है, तो नहीं,
ध्वनि जो पदार्थ है उसकी लंबाई के ऊपर भी निर्भर करती है। कैसे, देखिए, कंपित वस्तु की लंबाई भी ध्वनि को प्रभावित करती है। कैसे, एक सीमा से कम लंबाई कंपित वस्तु की ध्वनि सुनाई नहीं देती। अगर एक सीमा से कम लंबी है वस्तु, तो कम लंबी वस्तु की ध्वनि क्या होती, सुनाई नहीं देती। ठीक है, इसलिए वस्तु लंबी होनी चाहिए जिससे कि ध्वनि सुनाई दे। एक सीमा से कम अगर वस्तु की लंबाई है तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती ही नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपन से उत्पन्न होती है। अब ध्वनि को क्या प्रभावित करती है, तो ध्वनि को वस्तु की लंबाई प्रभावित करती है और उसकी प्रत्यास्थता प्रभावित करती है। लेकिन ये ध्वनि उत्पन्न तो हो गई, हम तक पहुँचती कैसे है वह ध्वनि, हमारी कानों तक कैसे पहुँचती है, हम उसे सुन कैसे पाते हैं। तो ध्वनि का हम तक पहुँचना, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, ध्वनि का हम तक पहुँचना। ध्वनि का हम तक पहुँचना कि ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है। तो आइए देखते हैं कैसे ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है। तो देखिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे कि ध्वनि का हम तक पहुंचना, ध्वनि हम तक कैसे पहुंचती। तो देखते हैं, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है, तो हम लोगों ने पढ़ चुका है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने संपर्क के माध्यम के कणों पर बल आरोपित करती है। जब वो कंपन करती है तो क्या होती है, उसके पास जो माध्यम होता है, मतलब जो भी माध्यम हो, ठोस, द्रव या गैस हो, उसके कणों पर वो क्या करता है, बल लगाता है। जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो क्या करता है, बल आरोपित करता है, जिससे माध्यम के कण अपनी संतुलित या विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। तो माध्यम के कण जो क्या होते हैं, संतुलित अवस्था में होते हैं, आप अज्यूम कीजिए, या फिर वो क्या होती है, एक संतुलित अवस्था में होते हैं। जब उन पर दबाव डालता है, कौन दबाव डालता है, ध्वनि बल आरोपित करता है, तो वह क्या हो जाता है, दूसरी अवस्था में भी अपनी पूर्व अवस्था से क्या हो जाता है, वो विस्थापित हो जाता है और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करते हैं। जैसे कि ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि क्या किया, अपने समीप के कण पर बल आरोपित किया, तो ये जो कण है ये भी क्या करेगा, अपने समीप के कण पर बल आरोपित करेगा। फिर ये जो कण है ये अपने समीप के कण पर बल आरोपित करेगा। मतलब इस प्रकार से क्या करते जाएगा, ध्वनि क्या करते जाएगा, ट्रेवल करते जाएगा। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करेगा, कौन, ध्वनि। ठीक है, तो विस्थापित हो जाती है और अपने समीप के अन्य कणों पर समान बल आरोपित करती है। विस्थापित कण पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित करती है। मैंने बोला ना, ये पहला कण, ये ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये अपने सामने वाले कण के ऊपर बल आरोपित किया। अब बल यहाँ पर गया, ये वाला जो कण है अपने सामने वाले बल के ऊपर आरोपित करेगा, कण के ऊपर बल आरोपित करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये बल आरोपित करते जाता है, एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण, और क्या होता है, जो पीछे कुछ जो कण होते हैं वो फिर से अपनी पुनः स्थिति में आते जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि क्या करते जाता है, ट्रेवल करता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला है, पुनः अपने समीप के कणों पर बल आरोपित कर उन्हें विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। समीप के कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण क्या होते हैं, अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। तो मूल अवस्था में लौट आते हैं ना। तो इस प्रकार क्या होता है, ऊर्जा, ध्वनि भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो इस ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, एक कण से दूसरे कण होता है, और इस प्रकार क्या होता है, ध्वनि आगे बढ़ती जाती है, ध्वनि आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक ध्वनि क्या हो, हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाए। एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण, तीसरे कण से चौथे कण, ध्वनि का स्थानांतरण कब तक चलते रहता है, जब तक वह हमारे कानों तक ना पहुंच जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और जो हम लोगों ने लिखा है उसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपका एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे। अब देखिए, जब आप स्वरित्र द्विभुज, अब स्वरित्र द्विभुज क्या होता है, जो इस प्रकार का होता है, जो गुलेल हम चलाते हैं ऐसी टाइप का स्वरित्र द्विभुज को कंपन कराते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपन कराएंगे खींच करके, है ना।
तो कंपित स्वरित्र द्विभुज की भुजा अपने क्रमशः दाईं और बाईं ओर कंपन करने लगती है। इसको हम क्या करेंगे, पकड़ कर क्या करेंगे, खींचेंगे, तो ये क्या होगी, दाईं बाईं ओर कंपन करेगी, मतलब दोलन करेगी, है ना, कंपन करेगी, है ना। तो जब वह अपने दाईं ओर कंपन करती है तो वह अपने संपर्क के वायु के कणों को धक्का देकर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब क्या होता है, वो दाईं ओर जाता है, अपने दाईं ओर राइट हैंड साइड में आती है, तो क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखो ये जो है उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ पर पहले से ही क्या थे, कण थे, माध्यम के कण। अब उसने धक्का देकर वहाँ पर कुछ और कण को डाल दिया, तो वहाँ पर क्या हो गया, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो क्षेत्र उत्पन्न करती है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। यही क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। जैसे ये देखो, ये उच्च दाब का क्षेत्र है दाईं ओर, है ना, ये देखो ये जो सी लिखा है वो क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब यह पुनः पीछे की ओर कंपन करते हुए वापस आती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब क्या होता है, वो वहाँ पर वापस क्या होता है, जब वो कणों से टकराती है तो बहुत सारे कण वहाँ पर हो जाते हैं, तो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब संपीड़न हो जाता है। उसके बाद फिर वो टकरा करके वापस आती है बाईं ओर, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आर लिखा है, तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, उसको विरलन कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जो स्वरित्र द्विभुज है उसको अपन दोलन कराए, तो जब बाईं ओर गया, जब दाईं ओर गया तो क्या हुआ, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न किया, जिसको हम लोगों ने संपीड़न कहा। जब बाईं ओर गया तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न किया, जिसको हम लोगों ने विरलन कहा। तो ये है संपीड़न और विरलन, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, ओके। तो आगे देखते हैं, जब स्वरित्र द्विभुज लगातार कंपन करता है, स्वरित्र द्विभुज अभी मैं बताया ना, ये जो है लगातार कंपन करता है, तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। श्रेणी मतलब क्या, लगातार क्या हो जाता है, संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन, इसी को क्या कह रहा है, ये श्रेणी कह रहा है। तो क्या हो जाता है, श्रेणी बन जाती है संपीड़न और विरलन की। यही संपीड़न और विरलन एक तरंग बनाते हैं, और संपीड़न और विरलन की जो श्रेणी होती है वही क्या करता है, एक तरंग का निर्माण करता है। क्या करता है, एक तरंग का निर्माण करता है, जो माध्यम से संचरित होती है, जो माध्यम से संचरित होती है। माध्यम क्या है, माध्यम वह पदार्थ है, यहाँ पर माध्यम क्या होता है, जो किसी चीज़ के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। तो माध्यम क्या हुआ, यहाँ पर अगर ध्वनि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो माध्यम जो होता है वह पदार्थ होता है जो ध्वनि के संचरण में सहायक होता है। मतलब ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो सहायता करने वाला पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी उत्पन्न होती है तो वो क्या करते हैं, तरंग का निर्माण करते हैं, जो माध्यम में संचरित होती है। मतलब माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती है, जिसके कारण ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। उसके आगे देखते हैं, चूँकि ध्वनि संचरण में माध्यम के कण एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ध्वनि संचरण में क्या होता है, जैसे कि एक वस्तु है, अब कोई भी वस्तु क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। तो ध्वनि संचरण में यहाँ पर से ध्वनि उत्पन्न हुआ तो क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस कण में जाएगा ये, फिर आगे कण में, आगे वाले कण में, फिर ये आगे वाले कण में, फिर आगे वाले कण में, इस प्रकार से ध्वनि का स्थानांतरण होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि चूंकि ध्वनि संचरण में माध्यम के कण एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस कारण ध्वनि को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं ना। ध्वनि को यांत्रिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। एक कण से दूसरे कण में इसका स्थानांतरण होता है किसी माध्यम में, तो इसी कारण ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, ये यांत्रिक तरंगे कहा जाता है, ठीक है। अब ध्वनि का संचरण जो है माध्यम के कणों के घनत्व पर निर्भर करता है, माध्यम के कणों के घनत्व पर। अब यहाँ पर एक घनत्व शब्द आया है। घनत्व का मतलब कि क्या होता है, कणों के बीच की दूरी को घनत्व कहते हैं। जिनके कणों के बीच की दूरी कम है उसका घनत्व ज़्यादा है, और जिनके कणों के बीच की दूरी ज़्यादा है वो क्या है, उसका घनत्व कम है, ठीक है। कणों की दूरी कम मतलब घनत्व ज़्यादा, कणों की दूरी ज़्यादा मतलब घनत्व कम। तो किसी वस्तु, यहाँ पर क्या बोला है, ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों पर निर्भर करता है। माध्यम के कण
के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व ज़्यादा है तो कैसे वो संचरण होगा और घनत्व कम है तो कैसे संचरण होगा, अब देखते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखिए घनत्व की बात हम कर रहे थे। घनत्व जितना अधिक होगा, घनत्व जितना अधिक होगा, कंपन के कारण माध्यम में दाब भी उतना ही अधिक होगा। अगर ध्वनि जिस माध्यम में संचरण कर रहा है उसका घनत्व ज़्यादा है ना, अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो उसमें दाब भी अधिक होगा और ध्वनि का संचरण भी तीव्रता से होगा। ठीक है, ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ठोस और द्रव, इनके कणों को देखिए और गैस के कणों को देखिए। ठोस और द्रव के कण पास पास हैं और गैस के कण दूर दूर हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बोला गया है कि ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं। ठीक है, अर्थात इनका घनत्व गैस के कणों से अधिक होता है। कण पास पास है मतलब इनका घनत्व ज़्यादा है ठोस और द्रव का गैस की तुलना में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, अर्थात इनका घनत्व गैस की तुलना में अधिक होता है, जिससे वस्तु के कंपन के कारण कणों का विस्थापन तीव्रता से होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसमें तीव्रता से ध्वनि विस्थापित होती है। तो यही चीज़ है कि ठोस और द्रव में घनत्व ज़्यादा है मतलब गैस की तुलना में ठोस और द्रव में क्या होगा, ध्वनि का संचरण ज़्यादा तीव्रता से होगा और ऊर्जा के स्थानांतरण के समय भी ऊर्जा ह्रास कम होती है। ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा जो व्यर्थ चली जाती है वो ऐसा बहुत कम होता है। ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती। जितना ऊर्जा शुरू में स्थानांतरित की जाती है लगभग उतनी ही ऊर्जा अंत तक पहुँचती है। ठीक है, इसी कारण गैस मतलब वायु की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में ध्वनि तेजी से गति करती है। किस कारण, क्योंकि ठोस और द्रव के क्या होते हैं, घनत्व ज़्यादा होते हैं, उनके कण पास पास होते हैं। इसी तरह द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि का स्थानांतरण तीव्रता से, अब देखो हम अगर ठोस और द्रव की तुलना करें तो ठोस में देखो कण पास पास हैं, मतलब द्रव की तुलना में ठोस का घनत्व अधिक है, मतलब ठोस का घनत्व अधिक है मतलब इसमें ठोस में द्रव की तुलना में अधिक तीव्रता से ऊर्जा स्थानांतरित होगा और बहुत कम ऊर्जा ह्रास होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठोस तथा द्रव में ध्वनि तेजी से गति करती है, इसी तरह द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि संचरण तीव्रता से तथा कम ऊर्जा ह्रास से होता है, कम ऊर्जा ह्रास से होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है और हमें ध्वनि साफ सुनाई देती है। कहने का मतलब सबसे साफ ध्वनि अगर हमें सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि ध्वनि के संचरण का माध्यम ठोस है। ध्वनि के संचरण का माध्यम ठोस होता है तो वो तीव्रता से और बिना ऊर्जा ह्रास के गति करता है, इसलिए हमें क्लियर सुनाई देता है, साउंड है ना, स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। अगर द्रव है तो थोड़ा कम स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगा, गैस है तो उससे भी कम स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगा। मतलब कि घनत्व पर निर्भर करता है गैस किसी पदार्थ की ध्वनि, अगर वो पदार्थ का घनत्व जितना अधिक है उतनी ही स्पष्ट हमें ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, देखो हम अभी तक क्या देख रहे थे, हम अभी घनत्व के हिसाब से देख रहे थे संचरण के माध्यमों को कि घनत्व के हिसाब से ध्वनि के संचरण में और ध्वनि की तीव्रता में क्या प्रभाव होता है। तब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता के आधार पर इसका क्या होता है, प्रत्यास्थता का प्रभाव कैसे ध्वनि के संचरण या ध्वनि की तीव्रता में होता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए प्रत्यास्थता के आधार पर देखने पर, यदि हम प्रत्यास्थता के आधार पर देखें, अब प्रत्यास्थता क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना। थोड़ा पीछे जा कर के देख भी सकते हैं वीडियो को अगर आप भूल गए होंगे तो। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, मतलब उसके कण आकर्षण बल अधिक होगा कणों के मध्य, मतलब कण पास पास होंगे। ऐसा किस में होता है, ठोस में होता है ना, तो वे अधिक प्रत्यास्थ होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ठोस अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन करना ज़्यादा कठिन होता है। आप खुद सोचिए,
ठोस और द्रव दोनों में से किसकी स्थिति में आप परिवर्तन करने में ज़्यादा आपको बल की आवश्यकता होगी? ठोस की, क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं, उनके कणों के मध्य आकर्षण होता है। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे कणों में विक्षोभ उत्पन्न करने पर वह शीघ्रता से अपने पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? विक्षोभ को इंग्लिश में अगर हम देखें तो बोलते हैं डिस्टर्बेंस। तो विक्षोभ क्या होता है? एक कण में पदार्थ के कण एक व्यवस्था में जमे होते हैं, उनको हम क्या करें, उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करें, वह कहलाता है विक्षोभ। तो कैसे विक्षोभ उत्पन्न करेंगे? उसके ऊपर बल लगाकर। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला है, ऐसे कणों में विक्षोभ उत्पन्न करने पर वह शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करते हैं तथा वे कण जो शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं पुनः गति करने को तैयार होते हैं। देखो, विक्षोभ उत्पन्न करेंगे मतलब कणों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा? प्रत्यास्थता के कारण फिर उसी व्यवस्था में आ जाएगा और फिर गति करने को वो तैयार रहेगा, है ना। और इस प्रकार तीव्र गति मतलब कंपन करते हैं। तो इसी प्रकार वो क्या करते हैं? तीव्र गति से कंपन करते रहते हैं, पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं, फिर गति करने लगते हैं, फिर पुनः स्थिति में आ जाते हैं, फिर गति करने लगते हैं। ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, जैसे स्टील ठोस वस्तु है और ठोस वस्तुओं की प्रत्यास्थता अधिक होती है, में ध्वनि का संचरण कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम, कम प्रत्यास्थता जैसे रबर की अपेक्षा तेजी से मतलब शीघ्रता से होती है। मतलब जिसकी प्रत्यास्थता अधिक है ना, उसमें क्या होता है? ध्वनि का संचरण कम प्रत्यास्थता वाले पदार्थ की तुलना में अधिक तेजी से होती है। मतलब प्रत्यास्थता ज़्यादा तो ध्वनि का संचरण तीव्र होगा, प्रत्यास्थता कम है माध्यम का तो ध्वनि का संचरण क्या होगा? तीव्र नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संचरण का अच्छा माध्यम क्या होगा? जो वस्तु जितना ज़्यादा प्रत्यास्थ है वह उतना ही अच्छा माध्यम होगा, है ना, ध्वनि के संचरण के लिए। तो देखते हैं इसके आगे। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो माध्यम होता है तो माध्यम का घनत्व तो बहुत निर्भर करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता निर्भर करती है ना, कि ध्वनि कितना तीव्र होगा और कितनी स्पष्टता से हमें सुनाई देगी। ठीक है, पर आप सोचिए, माध्यम का इतना सारा हम लोगों ने महत्व पढ़ा, है ना, और माध्यम के गुणों को भी हम लोगों ने जाना, पर आप ये सोचिए कि ध्वनि उत्पन्न हुआ और माध्यम के द्वारा संचरित हुआ, लेकिन अगर माध्यम ही ना हो तो क्या होगा? क्या ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित हो पाएगी अगर माध्यम ना हो तो, है ना। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे कि देखो, ध्वनि जो होती है वो यांत्रिक तरंग क्यों होती है? क्योंकि वो माध्यम के कणों के द्वारा स्थानांतरित होती है, इसलिए हम उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। मतलब वो माध्यम के कणों के द्वारा स्थानांतरित होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर माध्यम ही ना हो तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। तब ध्वनि कितना भी आप उत्पन्न कर लो, ध्वनि आपको सुनाई ही नहीं देगा अगर कोई माध्यम ना हो तो। अब देखिए, हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा यहाँ समझेंगे। ये एक बेल जार है, ये जो बोतल नुमा जो दिख रहा है, बेल जार। बेल जो होता है इंग्लिश में घंटी को बेल कहते हैं और इसको बोलते हैं जार। बेल जार मतलब ऐसा जार जिसमें क्या है? घंटी है। ठीक, और कौन सी घंटी भाई? ये विद्युत घंटी है। विद्युत घंटी मतलब यहाँ पर इसका स्विच है, बटन है और विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होकर के आएगी तो ये क्या होगा? बजने लगेगा। जो हमारी विद्युत घंटी है वो बजने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? निर्वात पंप। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर हवा बोलो या गैस बोलो, हवा गैस होता ही नहीं, उसको बोलते हैं निर्वात। जैसे क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है? निर्वात है, कुछ भी नहीं, मतलब हवा नहीं है ना। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती है। इसका मतलब कि क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है, किरणें हैं, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो निर्वात में भी क्या होता है? गति करता है। ठीक है,
निर्वात में भी गति करता है, परंतु ध्वनि ऐसा नहीं होता, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकता। तो निर्वात पंप का मतलब क्या है, जब हम इस पंप को चालू करेंगे निर्वात पंप को, तो इस बेल जार में जितनी भी गैस हवा भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। तो देखो क्या करेंगे अपन, पहले तो सामान्य स्थिति में जब हम स्विच ऑन करेंगे तब इसमें क्या होगा, हवा भरा हुआ होगा, है ना, हवा भरा हुआ होगा। तो स्विच ऑन करेंगे तो एक घंटी हमें सुनाई देगी, ठीक है, घंटी हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हम इस निर्वात पंप के प्रयोग करके इसमें का सारा गैस बाहर निकाल दें तो इसमें गैस नहीं रहेगा। तब इस स्विच को ऑन करके जब घंटी बजाएंगे तो ध्वनि तो उत्पन्न होगी, लेकिन हमें सुनाई कुछ भी नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसके आसपास की जो हवाएं थी उसको तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो ध्वनि संचरण किसके माध्यम से करेगा, ध्वनि के पास संचरित करने के लिए कोई माध्यम ही नहीं था, तो हमारे कान तक नहीं पहुँच पाई, है ना। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे जो ध्वनि जो होती है वो एक तरंग की तरह व्यवहार करती है ना। तो हम आगे क्या करेंगे, कंपन के आधार पर, कंपन जो होती, कंपन की दिशा होती है, तो कंपन की दिशा के आधार पर हम तरंगों के प्रकारों को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तरंगों के प्रकार हम देखते हैं किसके आधार पर, कंपन की दिशा के आधार पर, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम जानते हैं कि जब तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता, है ना। अभी तरंग संचरण के बारे में पढ़ा, तो माध्यम के कणों का विस्थापन नहीं होता बल्कि उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, अभी पढ़े ना हम लोगों। हम जानते हैं कि जब तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता, अपितु वह अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष कंपन या दोलन करता है। अपनी मूल स्थिति, जैसे ये कण व्यवस्थित है तो भाई इसका स्थानांतरण नहीं होता, ये अपनी मूल स्थिति में ही क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, दोलन करने लगते हैं, है ना। अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा, है ना, दोलन करते हैं। तो तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग के दो प्रकार होते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, तरंग इस तरफ स्थानांतरित हो रहा है या इस तरफ, है ना। तो ये क्या होता है, इसके लंबवत क्या होता है, स्थिति अपना चेंज करता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर तरंग के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो तरंग की दिशा के आधार पर, कंपन की दिशा के आधार पर दो प्रकार के तरंग होते हैं। पहला है अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, अब विस्तार से पढ़ते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को हम कैसे पहचानेंगे। तो वे तरंगे, देखिए सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है उसको देखते हैं अपन। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होता है। मतलब जैसे तरंग का संचरण इस दिशा में हो रहा है ना, तो माध्यम के कणों का कंपन भी इसी दिशा में होगा, मतलब कंपन भी इसी दिशा में, संचरण भी इसी दिशा में होगा, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है ना, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है, ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है। मतलब ध्वनि तरंग जिस दिशा में गति करता है माध्यम के कणों का कंपन भी उसी दिशा में होता है, मतलब समानांतर होता है ना। तो इसलिए क्या है, ध्वनि तरंगे भी कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे भी कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग क्या कहलाता है। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, है ना। जैसे माध्यम के कण
इस दिशा में कंपन कर रहे हैं, माध्यम के कण क्या हो रहे हैं, इस दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो उसके संचरण की दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी, है ना, इसके लंबवत होगी, इस प्रकार होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। दोनों में अंतर समझ आया ना। माध्यम के कण और माध्यम के कण के कंपन और तरंग के संचरण की दिशा अगर समानांतर हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और माध्यम के कणों का कंपन और तरंग का संचरण एक दूसरे के लंबवत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा और ये है अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा। इसको आप चाहें तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, तो तरंग के स्वरूप को 4 राशियों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तरंग का जो स्वरूप है, मतलब हमको तरंग को जानना है तो 4 राशि जानना हमको जरूरी है। अब वो कौन कौन सी 4 राशि है, देखिए ये 4 राशियां हैं। तरंग की तरंग दैर्घ्य, पहला चीज़ तरंग दैर्घ्य। अब ये क्या होता है उसको हम लाइन से अभी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहले जान लीजिए 4 राशियाँ क्या है, जिससे हम तरंग को अच्छे से जान पाएंगे। तो ये है, पहला तो पता होना चाहिए उसका तरंग दैर्घ्य है, दूसरा होता है उसका आवृत्ति, तीसरा चीज़ होता है उसका आयाम, और चौथा क्या होता है वेग, है ना। तो ये 4 राशियाँ होती है, किसी भी तरंग को हमें जानना है अगर, तो इन 4 राशियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न तथा विरलन होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम जब दोलित्र पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जब दाईं ओर जाता था तो संपीड़न और बाईं ओर जाता था तो विरलन उत्पन्न होता था। थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न तथा विरलन होता है। संपीड़न के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व अधिकतम, इसको तो हम लोगों ने पढ़ा था। संपीड़न में क्या होता है, वायु कणों का घनत्व अधिकतम होता है, तथा विरलन के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब देखो क्या होता है कि ये जो एक मान लो संचरण का एक माध्यम है, तो क्या होता है इसमें जो कण होते हैं, कण क्या होते हैं, ये एक ऊर्जा यहाँ पर आया तो ये क्या होता है नीचे की ओर चले गया कण, फिर ये ऊर्जा दूसरे की ओर ट्रांसफर हुआ तो ये ऊपर चले गया, फिर ये नीचे। तो इस प्रकार से तरंग बनता है, जिसका मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको हम लोग अगर अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो इसको हम लोग संपीड़न कहते हैं, इस क्षेत्र को। और जो नीचे का भाग है उसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग में क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। बात अगर अनुप्रस्थ तरंग की हो, अनुप्रस्थ तरंग की, तो अनुदैर्घ्य तरंग में जिसको संपीड़न कहते हैं इस उठे हुए भाग को, उसी को अनुप्रस्थ तरंग में हम श्रृंग बोलेंगे। और जिस निचले भाग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग में विरलन बोल रहे थे, उसी को क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। तो ऊपर वाला भाग श्रृंग मतलब संपीड़न और नीचे वाला भाग गर्त कहलाता है, गर्त मतलब विरलन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके जो 4 राशि अभिलक्षणों के बारे में हम यहाँ पर तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम तथा वेग, ये सब चीज़ें क्या होती है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। 2 क्रमागत संपीड़नों, देखो जैसे यहाँ पर ये संपीड़न है, दोनों 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा विरलनों, या संपीड़न को ही गर्त श्रृंग कहते हैं, है ना, और विरलन को ही गर्त कहते हैं। जैसे 2 संपीड़न है लगातार और ये क्रमागत दोनों गर्त हैं। 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा विरलनों मतलब गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे ये दोनों क्रमागत संपीड़न हो गए या ये दोनों क्रमागत विरलन हो गए, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसका SI मात्रक मीटर है। हर चीज़ को मापने का एक मात्रक होता है, तो इसको मापने का, तरंग दैर्घ्य को मापने का क्या मात्रक है, मीटर है, ध्यान रखिएगा मीटर है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए लैम्डा हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये 2 क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी है तरंग दैर्घ्य, या फिर 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, है ना, सेम ही होगा। तो ये 2 क्रमागत संपीड़नों
मतलब श्रृंगों या गर्तों, है ना, या विरलनों बोल सकते हो, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, अब दूसरा इसमें आते हैं आयाम। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, तो एम्पलीट्यूड देखते हैं। ध्वनि तरंग के कारण क्या होता है, माध्यम के घनत्व में मूल स्थिति। मूल स्थिति मतलब कि क्या, ये है, ये जो स्थिति है बीच का दिखाया गया, ये मूल स्थिति है। ये तो ध्वनि के कारण ऊपर नीचे श्रृंग गर्त बोलो या संपीड़न विरलन उत्पन्न हुआ है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आयाम में क्या है, ध्वनि तरंग के कारण माध्यम के घनत्व में मूल स्थिति में उतार चढ़ाव। देखो मूल स्थिति में ही हुआ उतार चढ़ाव का मान तरंग का आयाम कहलाता है। मतलब कितना उतार चढ़ाव हो रहा है मूल स्थिति से, उसको आयाम कहते हैं। जैसे ये मूल स्थिति है, ये कितना चढ़ाव हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आयाम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसे अक्षर ए से निरूपित किया जाता है। अक्षर ए से निरूपित, यहाँ पर ए लिखा हुआ है ना, तो अब इसको भी अपन ए बोल सकते हैं। जितना उतार चढ़ाव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयाम, है ना। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य और आयाम है। ओके, अब देखिए पढ़ते हैं आवर्त काल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। तो ये क्या होता है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों। जैसे दो क्रमागत क्या हो गए, संपीड़न हो गए, या दो क्रमागत ये दोनों क्या हो गए, विरलन हो गए, है ना। द्वारा किसी निश्चित बिंदु से गुजरने पर लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। ये लगातार दो संपीड़न हो या दो विरलन हो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये दो संपीड़न है, या तो फिर विरलन ले तो यहाँ से यहाँ तक एक विरलन है ना। तो दो संपीड़नों या क्रमागत दो विरलनों को एक बिंदु तक गुजरने में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग का आवर्त काल कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल टी से इसको निरूपित किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ऐसा ही हम लोग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेन पार्ट होता है किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या। अब दोलन किसको कहेंगे, श्रृंग और गर्त दोनों मिलाकर क्या कहलाता है, दोलन। तो एकांक समय, अब एकांक समय मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा भी बोल सकते हैं, 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो, एकांक होना चाहिए ना। तो एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, एकांक समय में जितने बार दोलन होता है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या क्या होता है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं अपन, इसको ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, HZ से इसको प्रदर्शित करते हैं, हर्ट्ज। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब देखते हैं आवृत्ति तथा आवर्त काल के बीच संबंध। यहाँ पर टी मतलब कि क्या होता है, आवर्त काल, और एन से किसको प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति। टी इक्वल टू 1/n भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 1/t, मतलब ये एक दूसरे के भी क्रमानुपाती होता है, सीधी सी बात। अब इसी से संबंधित एक उदाहरण आपको बुक में दिया गया है। उदाहरण एक 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्त काल ज्ञात कीजिए, है ना। 500 हर्ट्ज वाले तरंग का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आवर्त काल का फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल टू, हल करेंगे, टी इक्वल टू 1/n। ठीक, टी इक्वल टू 1/n। तो t इक्वल टू 1/n मतलब आवृत्ति क्या दी है, 500 हर्ट्ज। हर्ट्ज का किसकी ऐसा ही मात्रक होता है आवृत्ति का, यहाँ पर बट्टे 500। तो t इक्वल टू 500, 1 को 500 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 500, 0 जा 0, 1 में 0 माइनस किए, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 10 हो गया। फिर 500, 0 जा 0, और 10 में 0 माइनस किए, फिर 10 बचा। फिर पॉइंट का यूज करेंगे 100, फिर 500, 0 जा 0, फिर 100 में 0 माइनस करेंगे, 100 बचेगा। फिर पॉइंट का यूज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 500 टू जा 1000। तो ये हो गया 1000 में 1000 माइनस, कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा भाग चले गया। तो t इक्वल टू क्या आया, 0.002, है ना, आवर्त काल। अब आवर्त काल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकंड, है ना, सेकंड। तो 0.002 सेकंड इसका आवर्त काल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, ये है इसका आंसर।
ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्वनि तरंगों की चाल, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। तो एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। अब चाल के बारे में जब बात हो रहा है तो आप एक सूत्र जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब मैं गणित पढ़ा रहा था तो इसको बताया भी था, आपके मैथ्स के चैप्टर 1 में ही है ये, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर अगर हम चाल को क्या कर दें, v से प्रदर्शित कर दें, तो इसके दूरी क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दूरी यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। और टाइम किस में काउंट करते हैं, अपन अभी तरंग पढ़ रहे थे तो आवर्तकाल है ना, उसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है ना, तो समय का यहाँ क्या रख देंगे, आवर्तकाल लैम्डा अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर v इक्वल टू ये लैम्डा इंटू इसको 1/t भी तो लिख सकते हैं। और 1/t क्या होता है, अभी हम लोगों ने संबंध पढ़ा था आवृत्ति और आवर्तकाल में, तो उसमें क्या था, n इक्वल टू 1/t, मतलब 1/t के जगह क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू n, लैम्डा इंटू n। अब v क्या है, तरंग की चाल है ना, तरंग की चाल। तो चाल बराबर क्या होगा, लैम्डा मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और n क्या है, n क्या होता है, आवृत्ति, तो इंटू आवृत्ति। तो चाल बराबर क्या सूत्र प्राप्त हुआ हमको, तरंग दैर्घ्य गुणित आवृत्ति होता है, तरंग दैर्घ्य गुणित आवृत्ति। तो इस सूत्र का प्रयोग करके कल हम आगे जो उदाहरण 2 दिया गया है आपके बुक में उसको सॉल्व करेंगे, है ना। और ये आज का पार्ट 1 था, कल हम पढ़ेंगे, फिर सुबह मिलेंगे, सुबह 8 बजे पार्ट 2 हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 7974349536 में कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप भी करके हमको संपर्क कर सकते हैं। अगर और ये जो है हमारा ईमेल आईडी है sagarp24102000, तो इसके माध्यम से @gmail.com, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। जैसा कि आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऐसा ही हमारा पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट करके फेसबुक पर पेज भी है, तो उसमें भी आप जा कर के हमारे वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा डेली क्लास होता है उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, डेली हमारा क्लास सुबह 8 बजे होता है, डेली अटेंड कीजिए, ताकि क्या हो, आप अच्छे से समझ पाएँ और पूर्ण ज्ञान हासिल कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ाई करते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, उतने प्रॉब्लम्स हमारे पास आते जाते हैं, उतनी मुश्किलें हमारे पास आती है। और उन मुश्किलों को हल करते हुए हम क्या करते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी बन पाते हैं, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी, मतलब इंटेलिजेंट बन पाते हैं ना, उन मुश्किलों को सॉल्व करते करते, हल करते करते। तो जाते जाते आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को गोपाल दास नीरज जो कवि हैं, उनकी एक कविता आप लोगों को बोलना चाहूँगा। तो ये कविता इस प्रकार है, मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफ़ानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें न होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे फिर से इसी का पार्ट 2 लेकर के।